हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वी आर इन फाइनल स्टेज of course completion, and what we will discuss in this particular video, we will know about the meaning and definitions, types and unique properties of natural resources, and what are the major challenges of environmental resources, and we will last uh, discuss some questions in the second part. इस जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी और बोरिंग ना हो। तो पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और सेकंड पार्ट में फिर उसका हम कुछ अदर इश्यूज को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक टर्म से। रिसोर्सेज क्या होता है ये हमें आप लोगों को हमेशा बोला है अलग अलग क्लासेस में। रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपके ह्यूमन जो नीड्स है, ह्यूमन जो वांट्स उसको सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल होता है। और रिसोर्सेज दो प्रकार के या कई प्रकार के हो सकते हैं। बेसिकली हम बात करें कि कैसे रिसोर्स जनरेट होते हैं, उसके आधार पर अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स कहलाते हैं। तो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेस, ऐसी चीजें जो हमको नेचर के द्वारा फ्री में ही मिल जाती है। इसके लिए हमको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, इसके लिए हमको कोई एफर्ट फॉर जनरेशन नहीं करना पड़ता, पैदा करने के लिए हमको कोई एफर्ट नहीं करता। आप यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लैंड है, आपके जो मिनरल्स हैं, जो ओशियंस हैं, जो लेक्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर, फिश, प्लांट, सनलाइट, एयर, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स वगैरह, ऑल आर कम्स अंडर द नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है वो आजकल बहुत ही ज्यादा हॉट का टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, क्योंकि कंटिन्यू ग्लोबल वार्मिंग साइड इफेक्ट्स हम सबको जो है देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ climates due to the increase in the greenhouse gases and other human activities like fossil burning, carbon emissions in industrial activities। जो हमारा जो धरती का जो तापमान है वो जो कंटिन्यू बढ़ रहा है बहुत सारे रीजन से, उसी जो बढ़ते हुए तापमान को हम जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। उसी के बाद में फिर हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, जैसे किसके नाम से पता होता है कि क्लाइमेट चेंज में जो हमारा क्लाइमेट है किसी पर्टिकुलर रीजन का, वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होते हैं, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसमें फोसिल बर्निंग होती है, एग्रीकल्चर बर्निंग होती है, कार्बन एमिशंस होता है। इनकी वजह से आपका एक पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट वो चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। दीज आर टू इम्पोर्टेंट मेजर चैलेंजेस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज एनवायरमेंट इज कंसर्न। अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्स इकोनॉमिक्स क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने जाना होगा इकोनॉमिक्स क्या होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम जानेंगे रिसोर्स इकोनॉमिक्स क्या होता है। रिसोर्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स स्टडी है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड के बारे में अध्ययन करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के सप्लाई के बारे में अध्ययन करते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में डिसाइड करते हैं। अभी तक हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो उसमें क्या डिस्कस करते हैं कि फार्म के जो इनपुट्स हैं, फार्म के जो रिसोर्सेज है, उसको हम कैसे एलोकेट करें सो दैट कि हमको मैक्सिमम रिटर्न से मैक्सिमम इनकम मिले, ये कम से कम कॉस्ट कैसे हमको मिले।
अब हम उसी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को नेचुरल रिसोर्सेज के केस में अप्लाई करेंगे तो हमको रिसोर्स इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो रिसोर्स इकोनॉमिक्स क्या होता है? रिसोर्स इकोनॉमिक्स एग्जामिन द लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिटवीन यूजेस एंड ओवर द टाइम्स। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, इसका जो हम डिफरेंट यूजेस में कंपैरिजन करेंगे। डिफरेंट यूजेस में हम इसको अलोकेट करते हैं तो उसको किस तरह का हमको रिटर्न मिलता है, किस तरह का बेनिफिट मिलता है, किस तरह का इफेक्ट मिलता है समय के साथ। ओवर द टाइम इसका किस तरह का अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, किस तरह से यूज हुआ है, ये हम इसमें रिसोर्स इकोनॉमिक्स में जानते हैं। और इसके अलावा रिसोर्स इकोनॉमिक्स में क्या जानते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नेचुरल सिस्टम विद द गोल ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। साथ में हम जो रिसोर्स इकोनॉमिस्ट है वो इस बात पे स्टडी करते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक और नेचुरल सिस्टम है उसके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप और उस इंस्ट्रक्शन से किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो बेसिकली जो रिसोर्स इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है कि हाउ एन इकोनॉमी शुड ऑपरेट विद इन द इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो जो पृथ्वी पे जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी लिमिटेशंस को जानते हुए, उसके लिमिटेशन को, इकोलॉजिकल लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कैसे जो है इकोनॉमी में हम काम करते हैं, इकोनॉमी को ऑपरेट करवाते हैं। भाई इकोनॉमी में हम जो कंस्ट्रक्शन भी करना है, आपको डैम भी बनाना है, आपको एग्रीकल्चर भी करना है, फार्मिंग भी करना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करना है, सारी एक्टिविटीज करना है, बट उन एक्टिविटीज का नेचुरल रिसोर्सेज पे कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस बात पे फोकस करता है आपका रिसोर्स इकोनॉमिक्स। जब भी हम रिसोर्स इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है कई प्रकार के आपको लिटरेचर में मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे उसके उस एबिलिटी के आधार पे, उस क्राइटेरिया के आधार पे, जिसके आधार पे उसको वो रिन्यूएबल होता है या नहीं होता है। मीन्स द एबिलिटी ऑफ रिन्यूएबिलिटी, वो रिन्यू होता है कि नहीं होता है, उस आधार पर से हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो दो प्रकार का होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल हो जाते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं होते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो है बायोटिक और एम्बायोटिक भी होता है, मतलब जीवित और अजीवित जो रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक में आपका जैसे फिश हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ, ये सब बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में आते हैं जैसे वाटर हो गया, रिवर हो गया, सनलाइट, एयर, लेक्स, ये सब चीजें आपके एबायोटिक में आ जाती है। इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे दो है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कंजम्पशन के बाद भी रिन्यू होते रहते हैं। मीन्स आफ्टर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन अगेन renewed or generate, means they are recovered and renewed after their utilization automatically by the nature। इसमें इंसान जो ह्यूमन है उसका कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, नेचर ही उसको वापस आपके लिए रिकवर्ड और रिन्यू कर देता है। जैसे पानी, जैसे जंगल, इसमें आप कुछ ना करिए, आपको वो ऑटोमेटिक ही प्रकृति की देन है कि वो ऑटोमेटिक ही जो है वो फिर से रिकवर्ड होकर फिर से वापस अवेलेबल हो जाता है। और नॉन रिन्यूएबल का रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दे कैन नॉट सिंपली बी रिकवर्ड वंस दे हैव यूटिलाइज्ड और डिस्ट्रॉयड। ऐसा रिसोर्स जो उनको एक बार अगर हमने कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया और या डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो आपको फिर जो है आसानी से रिकवर होने वाले नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज में जैसे सोइल है, जो है नेचुरल मिनरल्स है, वाइल्ड एनिमल स्पीसीज भी उसके अंतर्गत आती है। आप देखते हो कि बहुत सारे एनिमल स्पीसीज ऐसी है जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जो रेड जोन में आती है।
रेड अलर्ट जोन में, ठीक है। तो वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज की। ऑल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। और इसको कैसे मेजर करते हैं? बाय द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो यूजफुल होते हैं, उनकी यूटिलिटी होती है, उनसे सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी मतलब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को ये शो करता है। रिसोर्सेज जो है लिमिटेड जो है अवेलेबल है, चाहे वो आपका कोई मिनरल्स हो, चाहे वो सोइल हो, चाहे वो कोई एनिमल स्पीसीज हो, या मैक्सिमम जो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड अवेलेबल। उसके बाद पोटेंशियल फॉर डिप्लीशन या कंजप्शन। ये क्या होता है कि भाई एग्जैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स विद इन रीजन। अगर आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंटिन्यू बेसिस पे एग्जॉर्ट करते रहेंगे, उसको कंज्यूम करते रहेंगे, उसको निकालते रहेंगे, तो वो एक जो है उसको जो है वो खत्म हो जाएगा एक दिन उस पर्टिकुलर एरिया से। तो डिप्लीशन का इसमें रिस्क होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो एक ही ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाते हैं नेचर के द्वारा, इसीलिए जो है ये ह्यूमन यूज के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। और ये जो रीजनरेशन होता है इन रिसोर्सेज का, वो एक इकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है जो एक समय के साथ होता है। मतलब समय लगता है इनको रीजनरेट होने में, ठीक है। जैसे सैंड है, बहुत से ऐसे मिनरल्स है जो खत्म हो जाते हैं, उनको तुरंत जो है आप रीजनरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समय लगेगा, एक लंबा समय लगेगा। जिसे आप देखते हो कि जो रिवर से जो नदियां हैं, वहाँ का जो सैंड है वो ऑलमोस्ट, जो बालू इसको बोलते हैं, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और बाकी जो पर्पज है उसमें जो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा हो इंसान। तो कहाँ से बनेगा? तो बनने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन कंजप्शन फास्ट स्पीड से या हाई स्पीड से हो रहा है, तो उसको जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बन नहीं पा रहा। ठीक है, तो एनवायरमेंट का जो कैपेसिटी है उसकी ज्यादा रेट से वो उसको यूज हो रहा है। तो दिस बिकम्स नॉन रिन्यूएबल इफ यूज्ड एट ग्रेटर रेट देन एनवायरमेंट्स कैपेसिटी टू रिप्लेस देम। अगर जो एनवायरमेंट उनको रिप्ले जो उसको रिकवर करने का जो रेट है एनवायरमेंट का, उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम यूज करेंगे तो फिर नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो these resources comprises materials like food, timber, raw materials for clothing, leather, etc. ऐसी चीजें जिनको अगर हम, ये रिन्यूएबल है बट अगर ज्यादा एक्सटेंट पे अगर इनको यूज करेंगे तो फिर वो जो है नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो पाते, जो रिकवर नहीं हो पाते नेचर के द्वारा, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओनली इन फाइनाइट क्वांटिटीज एंड, इसलिए उनको हम बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीजनरेटेड इजीली, उनको जनरेट करना आसान नहीं है। These are concentrated as minerals usually in lithosphere of the earth in the n number of forms। जो तो लिथोस्फीयर जो जोन है अर्थ का, वहीं पे ये मिनरल्स के फॉर्म में आपको जनरली मिलते हैं। और these substances remains as waste in some other forms after their use unless they are subject to recycle। जब तक वो रिसाइकल नहीं करते तो वो कैसा फॉर्म में वो जो है यूजफुल न होके वेस्ट होते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के जो कि नॉन रिन्यूएबल है? सॉलिड्स, कोल, लिग्नाइट, मिनरल्स, लिक्विड्स, पेट्रोलियम गैसेस और नेचुरल गैसेस, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बड़े एग्जाम्पल है।
These are some सजेस्टेड रीडिंग, जहाँ से आप जाके उसको बारे में और पढ़ सकते हैं। आप नेट पे जाके गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे और सर्च करके बड़े बड़े वीडियो देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं। इम्पोर्टेंट इज द लर्निंग, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। इसका अगला पार्ट लेके हम आएंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे मेजर चैलेंजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके कुछ मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट हम जानेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। बाहर मत निकलिए, कोरोना केसेस वापस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तीसरा वेव भी कोरोना का आ सकता है। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। थैंक यू गाइस, सी यू सून।